नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अगस्त का पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 2 को लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। अगस्त पार्ट 2 में हम लोग 16 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। देखो, ये मंथली वीडियो होती है। मंथली वीडियो आप जानते हो 2 पार्ट में आता है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट हाफ हम लोग कवर करते हैं मंथ का, और सेकंड पार्ट में सेकंड हाफ कवर करते हैं। ऐसे ही हर महीने की आपको मिल जाएगी वीडियो, और प्लेलिस्ट इसके लिए बाकायदे बना दी गई है। ये प्लेलिस्ट पर जाकर आके आप चेक कर सकते हो, एमजेटी ऐप पर भी और इसके अलावा एमजेटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर भी। और एप्लीकेशन पर इसकी क्विज भी डाली जाती है और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि टेलीग्राम पर आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कई लंबा समय हो गया तो आपको ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। इससे सबसे बेटर है कि आप एमजेटी ऐप पर जाओ, और एमजेटी ऐप पर जा करके उसमें कैटेगरी वाइज चूँकि बना रहता है कौन से महीने का क्या क्या है, तो सब आराम से आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कोई सी भी पीडीएफ हो, कोई सी भी आपका ये क्विज वगैरह हो, सब आपको फ्री में मिल जाएगा। वरना रिसेंट में अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से तो आपको डाउनलोड कर लेना ही चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा और क्लियरिटी आ गई होगी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का। लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा? चूंकि ये 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो जस्ट 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भाषण दिया था, तो अगला क्वेश्चन अगले दिन का वही बना था। तो लाल किले से 12वीं बार लगातार राष्ट्र को संबोधित किया पीएम मोदी ने। इसके साथ ही इन्होंने लगातार सबसे ज़्यादा बार, लगातार ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बार लाल किले से भाषण देने का रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरे सबसे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दूसरे पर पीएम मोदी अब आ गए हैं, तीसरे पर आ गई हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान रहे, लगातार सबसे ज़्यादा बार की बात हो रही है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि इंदिरा गांधी जी इनसे ज़्यादा बार, यानी कि मतलब आप समझो कि 16 बार उन्होंने भाषण दिया था लाल किले से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं 15 अगस्त पर लाल किले से। पीएम मोदी 12वीं बार लगातार भाषण दिए हैं। बीच में एक कार्यकाल रुका था इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद फिर से ये प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों में सबसे अधिक दिनों तक का लगातार प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। इंदिरा गांधी जी का 4077 दिन का रिकॉर्ड उन्होंने पीछे किया था। इस बार सबसे लंबा अब तक का भाषण रहा, 103 मिनट का भाषण रहा, जो कि एक ऐतिहासिक रहा किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा। लाल किले के भाषण के साथ साथ ही बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए गए थे, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी, आप वो वीडियो ढूंढ करके देख लीजिएगा। ट्रेंडिंग टॉपिक वाले प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो जो भी अनाउंसमेंट की गई थी, जो जो योजनाओं की, उसको आप अच्छे से याद कर पाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? उसी दौरान कुछ मिशन का भी शुभारंभ किया गया था, घोषणा किया गया था। तो मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन ब्रह्मचक्र, मिशन गीता चक्र, मिशन ब्रह्मास्त्र, इनमें से किसका उदाहरण किया गया? तो मिशन सुदर्शन चक्र का किया गया है शुभारंभ। ये क्या है? ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ठीक है, स्वदेशी तकनीक से युक्त होगा। और सुदर्शन चक्र जो होगा, जो प्रमुख प्रतिष्ठान हैं अपने ना, जैसे प्रमुख धरोहर हो गया, या धार्मिक स्थल हो गए, ठीक है, या कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्मारक स्थल हो गए, इनकी सुरक्षा किया करेगा, जिससे विदेशी जो दुश्मन देश हैं वो इन पर टारगेट ना कर सके। जैसे लाल किला हुआ, ठीक है, जैसे ताजमहल हुआ, इन सब पर जो अपनी धरोहर हैं, इन पर कोई टारगेट ना कर सके, इसके लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया है। तो ये इनको एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से रक्षा करेगा। ठीक है। अगला, 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर पुरस्कारों की, वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार 127 वीरता पुरस्कार, या कहें गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी थे, 290 मेंशन इन डिस्पैच थे, 127 वीरता पुरस्कार थे। इनमें से 127 वीरता में 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र थे। 2 बार 2 सेना मेडल, 58 सेना पदक, 6 नौसेना पदक, ये पूरा बाकायदे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा ये वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किए जाते हैं। अगला, कीर्ति चक्र विजेता का नाम पूछा जाएगा आपसे। कीर्ति चक्र पूछा जाएगा तो कैप्टन लाल रेनवामा सैलो, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम, सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर, ये 4 कीर्ति चक्र विजेता थे, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला, टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
कौन बनाए गए? टाटा सन्स। आप जानते हो पिछले साल रतन टाटा जी का निधन हो गया, तो इसके बाद उनके जो सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको बनाया गया है नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है टाटा सन्स के। तो 107वीं वार्षिक आम बैठक थी, एजीएम थी टाटा ग्रुप की, उसमें ये अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष भी नोएल टाटा को ही बनाया गया है। हाल ही में हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव किसने जीता? काफी ज्यादा चर्चे में रहा था ये चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष, नए सचिव कह सकते हैं, बन गए हैं राजीव प्रताप रूडी। कौन? राजीव प्रताप रूडी। इन्होंने किसको हराया? संजीव बालियान को हराया। दोनों ही बीजेपी पार्टी से थे। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो है ना, ये एक प्रकार का एक प्रोफेशनल सांसदों के लिए एक पेशेवर मंच होता है, और 1947 में फरवरी में ही ये स्थापित किया गया था। दिल्ली में स्थित है, संसद भवन के पास में। तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान जो सांसद हैं और जो पूर्व सांसद हैं, ये सब मिलकर के आकर वोट करते हैं। इसमें भी कोई भी पार्टी का किसी भी पार्टी के लिए वोट कर सकता है, कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष जो होते हैं महासचिव के रूप में काम करते हैं, और अध्यक्ष लोकसभा के प्रमुख होते हैं। लेकिन अध्यक्ष जो होता है वो एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है, उतना पावरफुल नहीं होता है। पावर इन्हीं के हाथ में होती है जो कि महासचिव होते हैं। ठीक है ना, तो कौन बन गए हैं भाई? राजीव प्रताप रूडी जी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 15 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक बैठक हुई, मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत ही अहम रही थी, बहुत ही फेमस रही थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी अमेरिका के अलास्का में। अमेरिका के अलास्का स्टेट में हुआ था। अलास्का स्टेट कभी रसिया का हुआ करता था, लेकिन उसे बेच दिया गया था रसिया के द्वारा अमेरिका को, तो बहुत ही औने पौने दाम पर। तो आज के टाइम पर वो अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका के अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात किए, यूक्रेन रसिया युद्ध को लेकर के, वहाँ पर सीज फायर को लेकर, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया, कोई इसका नतीजा नहीं निकला। तो ये 15 अगस्त को बैठक हुई थी, ये बात याद रखना। ठीक है ना, चलिए। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने निम्न में से किस मिशन की घोषणा की है? पीएम मोदी ने किस मिशन की घोषणा की है? तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनसांख्यिकी मिशन, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इनकी सबकी घोषणा की है। इसके अलावा भी और 2 घोषणा की गई है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, सुदर्शन चक्र डिफेंस मिशन, नेक्स्ट जनरेशन टास्क फोर्स मिशन। तो ये सब घोषणाएं की गई हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। जीएसटी में बड़े सुधार की भी घोषणा की गई थी, और जीएसटी में बड़े सुधार का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। 22 सितंबर से जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं। जो मैंने इस पर भी ऑलरेडी आपको वीडियो दिया हुआ है कि अब 2 टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं, 12% और 28% हट गया है। अब 5% और 18% रहेगा। इसके अलावा 40% का एक एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ा गया है, जो कि जो प्रीमियम, जो कहें कि जो लग्जरी सामान होंगे उन पर लागू होगा। खैर, इस बार रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण दिया, मैंने आपको पहले भी बताया। एनडीए ने भारत के 17वें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाया? तो देखिए, आज की न्यूज ये है कि अब 17वें उपराष्ट्रपति या कहे 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, चूंकि ये अगस्त का क्वेश्चन है, तो अगस्त में आपने देखा कि जुलाई में इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ जी ने, अगस्त में उम्मीदवार घोषणा किया गया, और उसके बाद फिर सितंबर में 9 सितंबर को चुनाव था, और चुनाव के ही दिन ही रिजल्ट आना था। तो सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं इसके विजेता बन चुके हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे, और उधर रेड्डी जी जो हैं उनकी तरफ से थे, बी रेड्डी जस्टिस, पूर्व जस्टिस थे, वो थे इंडिया गठबंधन की तरफ से। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में टक्कर हुई। 300 वोट वो पाए और 452 वोट ये पाए। सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो इंडिया गठबंधन के थे। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, और उसके बाद से फिर यहाँ पर अब उपराष्ट्रपति होंगे। अब 15वें और 17वें वाली कहानी सुन लेते हैं। 17वें तो ये है पद के रूप में, लेकिन अगर देखा जाए व्यक्ति के रूप में, तो ये व्यक्ति के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ये याद रखना, व्यक्ति के रूप में। तो 15वें उपराष्ट्रपति किसकी जगह पर आए हैं? जगदीप धनखड़ की, जो कि 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो फिलहाल यही जीते हुए हैं। अनुच्छेद 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति का
प्रावधान है। हाल ही में जारी टॉप 500 ब्रांड्स की ग्लोबल ब्रांड की सूची में शीर्ष पर कौन है? टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड की सूची में टॉप पर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को पीछे कर दिया है और तीसरे पर एप्पल है। आप देखो 1062 बिलियन डॉलर या कहीं 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इसकी है। इसका मार्केट कैप है। एनवीडिया की भी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, 1 ट्रिलियन 46 है बिलियन 1046 या कहें 1.046 ट्रिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। एप्पल जो है थोड़ा सा पीछे है 1 ट्रिलियन डॉलर से। खैर, टॉप ब्रांड यूनियन ने ये लिस्ट जारी की है। अगला, किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का हाल ही में निधन हो गया? 15 अगस्त के ही दिन एक दुखद खबर भी आई। ला गणेशन जो कि नागालैंड के राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया 15 अगस्त के दिन चेन्नई के एक निजी हॉस्पिटल में। तो नागालैंड के राज्यपाल ये थे। इससे पहले मणिपुर के भी राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। अगला, एक और जरूरी बात, देखिए आज आखिरी दिन है आपका। आप ये मंथली करंट अफेयर की वीडियो तो देख ही रहे हो, लेकिन मंथली करंट अफेयर की भी एक लिमिट होती है। इसमें मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन बताता हूँ, 100 से 150 के बीच में। और डेली करंट अफेयर में आपको पूरे महीने भर में 300 से 350 क्वेश्चन कवर कराता हूँ। वो 350 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको यहाँ अगस्त की ई बुक में मिलेगी। मतलब जो भी मंथ की ई बुक आती है, मैगजीन आती है, उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जो वीडियो आती है उसमें चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहते हैं उनको कवर कराया जाता है। आप देखोगे वीडियो में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं लिया गया है। आप पूरी वीडियो देखते चलो, अगर एक भी क्वेश्चन आपको फालतू लगे तो तुरंत आप स्किप करके चले जाना वीडियो को। आपको एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं लगेगा। सब में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इन डेप्थ एनालिसिस है और सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर भी बदमाशी कर देता है, वो कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आपके ना छूटे, इसके लिए ई बुक लाई जाती है। और ई बुक में 350 क्वेश्चन पूरे महीने भर के अच्छे से कवर कराया जाता है। इस पर अभी ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के तहत, चूंकि टीचर्स डे ऑफर पर आपको नहीं दिया गया था, इस बार लेट दिया गया था ऑफर, तो उसका आज आखिरी दिन है। गुरु कूपन कोड यूज़ करके आप मात्र 10 रुपये में किसी भी महीने की ई बुक, या फिर आप जो 6 मंथ की या रेलवे साइंस की, राफेल की, या जो अन्य भी ई बुक है वो आपको 50% डाउन पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पेड कोर्सेज हैं, इनको भी अगर आप लेना चाहो, अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हो तो जीएस सफलता बैच मात्र 249 में है, से आप ले सकते हो। इसके अलावा एलपी बैच हो, ग्रुप डी बैच हो, इनको सबको भी आप अवेल कर सकते हो बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पर, 80% डिस्काउंट पर। ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलेगी? एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको ऑफर का फायदा मिलेगा। ठीक है। अगला, अगस्त 2025 में किसको दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। तो सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बन गया है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल की रिपोर्ट आई है और इसमें ये बताया गया है 1.921 बिलियन यूरो की ब्रांड वैल्यूएशन है, जो कि पिछली बार से 14% बढ़ी हुई है और AAA+ रेटिंग भी इसे मिली हुई है। लगातार चौथे साल टॉप पर है। किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? एक नया भारतीय रिकॉर्ड सेट कर दिया है इसने। एक्वानॉट्स है। एक्वानॉट्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स होता है तो वो क्या जाता है? ऊपर जाता है अंतरिक्ष में। एक्वानॉट्स जो होता है वो समुद्र में जाता है, पानी में जाता है। तो एक्वानॉट्स हैं जतिंदर पाल सिंह। तो जतिंदर पाल सिंह जो हैं ये बना दिए हैं एक नया रिकॉर्ड, 5002 मीटर की गहराई में जाकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गए हैं। तो इसे फ्रांसीसी पनडुब्बी थी नाटाइल, इसके जरिए ये गए हुए थे। फ्रांस के साथ ज्वाइंट मिशन था 6 अगस्त को। ठीक है। ये इससे पहले भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। राजू रमेश 4025 मीटर की गहराई तक इनके साथ गए हुए थे। ठीक है। भारत की स्वदेशी मिशन भी एक आ रहा है, समुद्रयान मिशन, जिसे मत्स्य 6000 पनडुब्बी या कहें कि समर्सिबल के माध्यम से भेजा जाएगा। वो डीप ओशन मिशन होगा, हालांकि उस पर अभी थोड़ा सा टाइम लगना है। किस राज्य पर सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया? ऑपरेशन फाल्कन ये शुरू किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। इसके तहत जो गैंडा शिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, गैंडों को सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो 42 से अधिक गैंडा शिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ऑलरेडी और भी आगे किया जाएगा। तो वन विभाग और असम सरकार ने मिलकर के किया है। असम 5वां राज्य है जिसे अपने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ऐसे कोई अभियान शुरू किया है। ठीक है। तो पिछली ही बार शुरू किया गया था, अभी बचाया जाएगा। आप जानते हो काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा गैंडा यहीं पाया जाता है। सैटेलाइट फ़ोन यूज करने वाला दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी यही है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, ये भी याद रखना। एक सींग वाले गैंडे के लिए भी ये फेमस है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक, याद रहेगा। अगला, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया इसका खिताब जीत लिया है किसने? मनिका विश्वकर्मा ने। राजस्थान से आती हैं, जयपुर राजस्थान से, और वहीं पर आयोजित भी किया गया और ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत गई हैं। अब थाईलैंड में ये मिस यूनिवर्स का जो वर्ल्ड का जो खिताब होगा, क्योंकि ये मिस यूनिवर्स इंडिया है, अब मिस यूनिवर्स जो होगा थाईलैंड में, उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। वैसे अगर मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता की बात करें तो वो हैं ओपल सुचाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मिस यूनिवर्स 2024 यानी पिछली भी बार की विजेता की बात करें तो वो विक्टोरिया केजोर थोलविक हैं, डेनमार्क की। ठीक है, ये दोनों लाइन याद रखना, दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ही। अगला, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला विश्व मानव रोबोट गेम्स इसका आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग में, चाइना में हुआ। और बीजिंग चाइना सबसे ऊपर भी रहा मेडल टेबल में भी। जापान सहित 16 देशों से 500 से अधिक मानव रोबोट हिस्सा लिए थे। मानव रोबोट को क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये मानव रोबोट था और इसका किया गया है। अगला, रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई? वेनेरा डी मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेरा डी मिशन जो है रूस भेजेगा, ये शुक्र ग्रह पर भेजेगा, शुक्र ग्रह पर भेजेगा वेनेरा डी मिशन। ठीक है, और शुक्र ग्रह का ये परिक्रमा लगाएगा, उसको अन्वेषण करेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और लोवोकोचिन एसोसिएशन के द्वारा भेजा जाएगा। कब तक? जनवरी 2026 से लेकर इसका मिशन शुरू का काम 34 से 36 के बीच में भेजा जाएगा, अगले 10 सालों में। भारतीय रेलवे ने कहां पर देश की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल का प्रणाली का शुभारंभ किया है? भारतीय रेलवे के द्वारा रिमूवेबल सोलर पैनल, मतलब भारत की रेलवे ने पटरियों के बीच में सोलर पैनल बिछाने का एक योजना बनाया है। जबरदस्त योजना है। सोलर पैनल पटरियों के बीच में रहेगा। वाराणसी में ऐलान किया गया है। लेकिन मुझे बस यही एक डाउट है, ये जो लोग ट्रेनों में जो लोग बाथरूम वगैरह करते हैं, है ना, चलती ट्रेनों में, तो वो पटरियों पर ही गिरता है। तो अगर यहाँ पर सोलर पैनल लगेगा तो फिर बिजली कैसे मिलेगी? आप कमेंट करके बताइए। 15 किलोवाट तक की क्षमता का है। 28 पैनल लगाए गए अभी शुरुआती में 70 मीटर के ट्रैक को बिछा करके। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने स्थापित किया, इसे बनाया देश की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली। ठीक है, रेल की पटरियों के बीच में बिछाई जाएगी। सिंसिनाटी ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सिंसिनाटी ओपन, सिंसिनाटी ओपन को भी उसी ने जीता है जिसने अभी यूएस ओपन जीता है। किसने? किसने? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ये ओहियो में अपना पहला सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीते हैं। और पुरुषों में, महिलाओं में ईगा स्वितक ने जीता है। ईगा स्वितक महिलाओं में जीती हैं और ये पुरुष एकल का जीते हुए हैं। विश्व के नंबर 1 पर अब आ गए हैं, क्योंकि यूएस ओपन भी ये जीत चुके हैं, तो अब ये आ गए हैं। ठीक है, और इन्होंने देखिए जन्निक सिनर को फाइनल में हराया उसमें, यूएस ओपन में। जन्निक सिनर अब पहुंच गए हैं दूसरे नंबर पर। खैर, ये कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं पूछा जाएगा तो आप बताना कहाँ के हैं? स्पेन के। किस संविधान संशोधन बिल के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को 30 दिन से ज़्यादा सजा पर त्यागपत्र देना होगा, इस्तीफा देना होगा? तो ये एक बहुत ही चर्चित बिल रहा, जो सेकेंड लास्ट डे पास किया गया इस बार के मानसून सत्र में, और ये बिल बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। 130वां संविधान संशोधन बिल था। कौन सा? 130वां संविधान संशोधन बिल था। इसके तहत ये कहा गया है कि अगर किसी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, इन पर भी कोई आरोप लगता है, किसी आरोप में ये पीड़ित पाए जाते हैं और 30 दिन से ज़्यादा की सज़ा होती है, मतलब 30 दिन से ज़्यादा तो जेल होती है, 5 साल से अधिक की अगर सज़ा होती है कोई ऐसी, जिसमें ये 30 दिन के अंदर अंदर ये अपनी बेल नहीं करा पाते हैं, जमानत नहीं करा पाते हैं, तब इनको अपना पद स्वतः ही त्याग देना होगा। नहीं त्यागेंगे तो त्यागपत्र मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये इस्तीफा इनका हो चुका है। ठीक है ना? तो ये 130वां संविधान संशोधन बिल था। लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए इससे रिलेटेड। एक ये था, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल था, तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल था। एक्चुअल में यही बिल
एक दूसरे से लिंक भी है। 3 बिल इसके लिए लाना पड़ा है इस नियम के लिए, क्योंकि यूनियन टेरेटरी के लिए अलग नियम लागू होते हैं, तो उसके लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आप जानते हो कि पुनर्गठन अधिनियम 2019 वाले में कुछ अलग प्रावधान थे, तो उसके लिए। तो कुल मिलाकर के एक ही मकसद के लिए 3 बिल लाए गए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बिल 3 थे लेकिन मकसद एक ही था। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री हों, ये कभी गंभीर अपराधों में आते हैं तो वो चले जाएंगे 31वें, अगर लेकिन तभी जब 5 साल से अधिक की सज़ा हुई हो तब। ठीक है ना, 5 साल से अधिक की सज़ा सुनाई गई हो और 30 दिन के भीतर भीतर वो जमानत नहीं करा पाए हों। तो ये हो गया। चलिए, अरविंद केजरीवाल को देख करके ये लिया गया था। हाल ही में लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेटरीज बिल 2025 पास हो गया। इसके कानून बनने के बाद इसका उल्लंघन कर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वाले को कितने साल तक की जेल होगी, ये भी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया। एक उसी के साथ 3 बिल वो थे, एक बिल ये भी था, ये भी पास किया गया लास्ट दिन। तो इसमें ये हुआ कि भाई जो ऑनलाइन मनी रिलेटेड गेमिंग है, मनी बेस्ड जो गेमिंग है, जैसे ड्रीम 11 हुआ, पोकर हुआ, रमी हुआ, माई 11 सर्कल हुआ, ये सब गेम जो होंगे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेमिंग या ऑनलाइन विदाउट मनी गेमिंग जो होंगे उनको बढ़ावा भी दिया जाएगा, इसी बिल के तहत ये भी है। इसमें ये कहा गया है 3 साल तक की जेल हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई ये गेम की सर्विस देता है तो। और अगर कोई प्रमोट करता है तो उसको भी जेल होगी, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो। अगर कोई ऐसे मनी बेस्ड गेम की अगर प्रमोशन करता है तो उसे भी जेल होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उसे भी देना पड़ सकता है। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन यानी कि FPA अवार्ड में इंग्लैंड फुटबॉलर सीजन 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो देखिए, FPA अवार्ड में, PFA अवार्ड में सबसे बेस्ट खिलाड़ी इस बार चुने गए हैं मोहम्मद सलाह और आर्सेनल के मैरियोना कैडेल्टी भी चुने गए हैं। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिवरपूल के हैं मोहम्मद सलाह और आर्सेनल के हैं मैरियोना कैडेल्टी। ठीक है, तो इनको FPA अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है, खिलाड़ी चुना गया है। तीसरी बार सलाह को मिला है और दूसरी बार इनको मिला हुआ है। महिला वर्ग में 29 वर्ग की कैडेंटी ने ये जीता हुआ है बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड। कुल मिलाकर के PFA अवार्ड हर साल दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से 97 हल्के लड़ाकू तेजस विमान और 6 उन्नत हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण या कहें AEWNC विमानों की प्रस्तावित खरीद को मंजूरी दी है। ये खरीदे जाएंगे किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। मतलब इसको ऑर्डर दिया गया है बनाने के लिए। ये तेजस विमान होंगे, स्वदेशी विमान है तेजस, आप जानते हो। 97 ऐसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 85,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है, 85,000 करोड़। तो 97 तेजस विमान होंगे और 6 AEWNC विमान होंगे। ठीक है, तो LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों के लिए दूसरा ऑर्डर होगा। इससे पहले 48,000 करोड़ के 83 विमान का ऑर्डर पहले भी सरकार दे चुकी है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमसी योजना शुरू की? श्रमसी योजना ये प्रवासी श्रमिकों के वापसी के लिए है और पश्चिम बंगाल ने शुरू किया हुआ है। जो पश्चिम बंगाल के जो नागरिक जो अन्य राज्यों में जाकर वर्क करते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है और उसका सबका शिकार होते हैं, तो उनको बुलाया जा रहा है कि आ जाओ हमारे राज्य में, क्योंकि चुनाव आने वाला है ना। आ जाओ हमारे यहाँ, हम आपको 5,000 रुपये महीना देंगे। कितना देंगे भाई? 5,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देंगे प्रवासी मजदूरों को अधिकतम 1 वर्ष तक, या राज्य में कोई जब तक नौकरी न मिल जाए तब तक ये उपलब्ध रहेगी। नौकरी मिल जाएगी तो वो देना बंद, या फिर 1 साल तक देंगे। ठीक है, मतलब जब तक चुनाव न हो जाए तब तक। तो ये ममता दीदी की पहल है, कल्याणकारी पहल है बंगाल की मुख्यमंत्री की। चलिए अगला। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत दूसरे पर है, काफी लंबे समय से है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है लंबे समय से। ठीक है ना, तो कोयला उत्पादन में 2024-25 में भारत ने 1,047 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया। ऊर्जा की मांग का 70% से अधिक हिस्सा आज भी कोयला ही पूर्ति करता है भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है।
अगस्त 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर तीनों सेनाओं के पहले सेमिनार रण संवाद का आयोजन किया? तीनों सेनाओं का पहला सेमिनार रण संवाद ये आयोजित किया गया महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में इसका किया गया है 26 से 27 अगस्त के बीच में। रण संवाद युद्ध, युद्ध कला और युद्ध कला पर बातचीत नाम से इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो त्रिसेवा सेमिनार था, मतलब कि तीनों सेनाओं का इसमें एक साथ मिलजुल करके सहमति थी, सामंजस्य और आपस में संवाद था। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर। तो पहला साक्षर राज्य, पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य, पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, ये सब पूछा जाए तो आप बताएंगे केरल। कौन सा? केरल। तो केरल डिजी केरल परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत ये भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजी केरल परियोजना के तहत पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला भी कोल्लम जिला बना था, केरल का ही था। पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल ही है। पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला त्रिशूर केरल में ही है। पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, बताया मैंने, केरल ही है। खुद की इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल ही है। और ये भी मैंने आपको बताया था के फोन यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये भी खुद की इंटरनेट सर्विस है इनकी। आरबीआई के एक परिपत्र के अनुपालन में अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला पीएसयू बैंक कौन बन गया है? आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी लोग, जितने भी बैंकिंग वाले हैं, जितने भी बैंक के कंपनियां हैं, उनको कहा गया है कि अपने बैंक की जो वेबसाइट है ना, उसका डोमेन नेम .bank.in कर दो। जैसे पीएनबी है तो पीएनबी www.pnb.bank.in कर दो। सबको ये नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे में पीएनबी सबसे पहले ये लागू कर दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है तो सबसे पहले पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक ने कर दिया। आप जानते हो 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली बैंक है, यानी जिसे सरकारी बैंक कहते हैं आम भाषा में। तो उन 12 सरकारी बैंकों में सबसे पहले पीएनबी ने ये स्टेप लिया हुआ है। आने वाले दिनों में सभी को मानना होगा ये नियम, क्योंकि आरबीआई ने बोला है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक। ठीक है, तो 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मजीठिया, इन्होंने स्थापित किया था। सीईओ और एमडी अशोक चंद्रा हैं। अभी पेट एग्जाम में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के 7 सितंबर के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, पीएम मोदी ने कहां पर, दूसरे या पहले शिफ्ट में शायद पूछा गया था, पीएम मोदी कहां पर 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे? सेमिकॉन इंडिया हो चुका है 2 से 4 सितंबर तक। नई दिल्ली में हुआ, ये नई दिल्ली में यशोभूमि में हुआ और ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि इसी दिन क्या लॉन्च किया गया? विक्रम चिप लॉन्च किया गया। विक्रम चिप लॉन्च किया गया, इसे आप याद रखना। ये पहला स्वदेशी चिप है, पूर्णतया स्वदेशी चिप है ये। ठीक है, तो ये विक्रम माइक्रोचिप लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2025 में। चौथा संस्करण था इस बार का। ठीक है, अगला, ट्रंप ने किसको भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की राष्ट्रपति, इन्होंने अभी सार्जियो गोर को नियुक्त किया है भारत में अमेरिकी राजदूत। एक्चुअल में जब ट्रंप आए थे ना, तो ट्रंप आए थे तो फिर जो इससे पहले एरिक गारसेटी थे वो इस्तीफा दे दिए थे, तो इस्तीफा दे दिए थे, पद खाली था, तो अब नियुक्त किया गया है सार्जियो गोरे को। ठीक है, ये दक्षिण एशिया भी संभालेंगे और भारत भी संभालेंगे। आईएमडी के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आईएमडी की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें भारत है 41वें स्थान पर, 41st प्लेस पर है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर हांगकांग, और भारत की रैंक है 41वें। पिछली बार भारत 39वें पर था, इस बार 2 पायदान नीचे गया हुआ है। ठीक है, अगला, इनमें से किसको हाल ही में प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी एनएसए, नियुक्त किया गया है किसे? अनीस दयाल सिंह को। अनीस दयाल सिंह कौन है? अनीस दयाल सिंह दोस्तों बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं। आईटीबीपी में रह चुके हैं, इसके अलावा ये सीआरपीएफ में भी रह चुके हैं, इन दोनों पदों के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, आईबी में भी काम कर चुके हैं। तो इनको अभी पीएम मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल, उनके नीचे ही रहेंगे, डिप्टी एनएसए हैं ये।
हाल ही में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ, पहले तो ये बताओ, आप कमेंट करके बताओ कहाँ हुआ ये। इसमें टॉप पर रहा मध्य प्रदेश वाटर इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। तो इसमें दूसरे पर उड़ीसा रहा है 10 पदक के साथ, और 18 पदक के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, जिसमें 10 तो इसके गोल्ड ही थे, 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज थे। केरल तीसरे पर रहा। ये श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया था 3 दिनों का। ठीक है, अगला, किस देश में ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया गया? ओमान की खाड़ी में किया गया, किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया। ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर द बिग वार। ईरान ने कहा था हम लौटेंगे और धूमधाम से लौटेंगे। उस धूमधाम की तैयारी में ये सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। आपने देखा, भले ही हम लोग ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि इजराइल के बारे में ओवर एग्जेजरेट कर दिया गया था, बताया गया था कि इजराइल के पास ये है, वो है, टेक्नोलॉजी है, मोसाद है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन ईरान ने जब अपने पत्ते खोलने शुरू किए, हाइपरसोनिक पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करना शुरू किया, इजराइल के पास भी उसका जवाब नहीं था। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं, बैठे हुए हैं, जो प्रिपरेशन पर लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना चाहिए, किसी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, और दुश्मन को तो बिल्कुल हल्के में कभी मत लो। दुश्मन को हल्के में लोगे तो फिर रोना पड़ जाएगा। खैर, 21-22 जून को 2 दिवसीय अभ्यास किया गया है ईरान के द्वारा। अमेरिका द्वारा किस तारीख से भारत पर 25% का अतिरिक्त यूएस टैरिफ लगाया गया? तो देखिए, 25% का टैरिफ तो लगा दिया गया था, 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। इसके बाद 27 अगस्त से इन्होंने 25% का अतिरिक्त शुल्क इसलिए लगा दिया क्योंकि रूस से हम लोग करते हैं व्यापार। अच्छा जी, अभी कह रहे हैं और लगाएंगे, लेकिन अभी इन दिनों में ट्रंप साहब थोड़ा सा नरमे नरमे से दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि अब ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया है चारों तरफ से उनके ऊपर। भाई, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के हैं, जो बिलेनियर हैं, वो सब कह रहे हैं भाई ट्रंप साहब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इंडिया जो इतना फ्रेंडली कंट्री था, इतना ज़्यादा अच्छा ट्रेड करता था, अपना सबसे बड़ा ट्रेड हमसे करता था, उस पर आप इतना टैरिफ लगा दिए हो, तो उसका तो वो तो दूसरों की तलाश कर लेगा अन्य मार्केट की, लेकिन तुम्हारे यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे यहाँ अभी एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि 85% से ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो वहाँ के कंज्यूमर्स को पड़ा है, अमेरिका के ही जो लोग हैं उन्हीं को पड़ रहा है। तो जब घाटा हमारा ही हो रहा है तो फ़ायदा क्या टैरिफ लगाने का? तुम्हारे टैरिफ लगाने से वो रुक भी नहीं रहा है, साफ कर दिया है इंडिया ने। हाल ही में आयोजित 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 134वां डूरंड कप का खिताब जीत लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंड कप, 134वां संस्करण था ये, और इसमें इन्होंने हराया डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को 6-1 से हराया। 23 जुलाई से 23 अगस्त तक हुआ, कई जगहों पर आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी राजीव रंजन को नियुक्त किया है अपना नया चीफ रिस्क ऑफिसर और उपाध्यक्ष अपना। ठीक है, अच्छा, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी पेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेट ने आंसर की जारी कर दी है, तो अब उसके क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं। एसएससी वाले तो डरा कर ही रख दिए हैं। वैसे भी मैंने एनालिसिस वगैरह कराता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से डराए हैं कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा टीचर्स पर अगर कोई एनालिसिस करवाया, क्वेश्चन वगैरह बताया, तो ऑन गोइंग और हेल्ड दोनों का बता दिए हैं। अब सोचो, मतलब ये तो वही हाल है, 1 करोड़ का जुर्माना। चलो, तो डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, और आरबीआई की मौद्रिक नीति पे ये पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ब्रिक्स देशों ने के द्वारा यह स्थापित किया गया था। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्मा राउसेफ इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में जारी आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन टॉप पर है? आईएमडी की स्मार्ट सिटी में टॉप पर है भाई ज्यूरिख स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ओस्लो दूसरे पर है, तीसरे पर जिनेवा है। अच्छा, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है, और ये भी पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही बेसिक पूछे गए थे, मुझे तो बिल्कुल टफ नहीं लगा। मैं देख रहा था कल सभी शिफ्ट का, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के। 3 शहर भारत के टॉप 10 में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हैं। इनकी रैंक वर्ल्ड में भी आपके सामने है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते?
तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक पूछा गया है तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन टोटल मेडल 9 जीते हैं, 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज भी है। बुल्गारिया में आयोजित किया गया था और काजल और तपस्या गहलावत ने गोल्ड जीते हैं महिला कैटेगरी में। किसने नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? अभी मैंने आपको बताया लागड़ेसन का निधन हो गया था, तो अब नए राज्यपाल बनने थे। नए राज्यपाल अब यहाँ पर होंगे कौन? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था और इनको अब शपथ दिला दी गई है नए राज्यपाल के रूप में, तो ये इसका भी प्रभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने इनको शपथ दिलाई है, क्योंकि वो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के? गुवाहाटी हाईकोर्ट के। ठीक है जी, चलिए, तो ये मणिपुर के भी हैं राज्यपाल। स्पेस एक्स ने अपना कौन सा सफल स्टारशिप परीक्षण पूरा किया? स्पेस एक्स ने 10वीं बार में अपना स्टारशिप का परीक्षण सफलतापूर्वक हासिल किया है। रीयूजेबल का दुनिया का सबसे हैवी रॉकेट है, इसका रीयूजेबल टेस्टिंग कर लिया है, मतलब ये जाएगा अंतरिक्ष में लोगों को छोड़ेगा, यात्रियों को छोड़ेगा और वापस भी लेकर के आएगा। ये सफल पूरा होने से अब नासा की उम्मीद जग गई है आर्टेमिस मिशन की। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत ये चंद्रमा पर दोबारा से उतारना चाहता है मनुष्यों को। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब अब जाकर स्टारशिप 9 फेल परीक्षण के बाद 10वीं बार सक्सेस हुआ है, तब जाकर ये कहा जा रहा है कि अब नासा वहाँ पर भेज पाएगा नागरिकों को चंद्रमा पर, नहीं तो नासा नहीं भेज पाता। तो अब बताओ नील आर्मस्ट्रांग चचा कैसे 1969 में पहुँच गए थे? सोचने वाली बात है ना। तब तो भाई इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना मजबूत, इतना मतलब इतने तत्वों की भी खोज नहीं की गई थी, ऐसे ऐसे ठोस धातुओं की भी खोज नहीं की गई थी, तो कैसे पहुंच गए थे? नील आर्मस्ट्रांग जाकर पहला कदम रख दिए थे। अब जाकर ये आर्टेमिस मिशन करने वाले हैं और जल्द ही भेजा जाएगा, और वो 1-2 नहीं 13 अपोलो मिशन हो गए थे। हाल ही में कहाँ पर आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 2025? खैर इस पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं ही उठा रहा हूँ, हमेशा से इस बात पर सवाल लोग उठाते रहे हैं कि भाई ये सच नहीं है। आप जो ये बताते हो कि नील आर्मस्ट्रांग दुनिया में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए भारत ने 700 सैनिक भेजे, तो ये कहाँ पर हुआ? मिस्र में हुआ है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, मतलब बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। त्रिसेवा अभ्यास था, मतलब कि तीनों सेनाएं बहुत सारे देशों की शामिल थी। तो इजिप्ट में आयोजन किया गया, इसमें इजिप्ट, अमेरिका और भी बहुत सारे देश शामिल हुए, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के। अगला, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कौन सा मेडल जीता? नीरज चोपड़ा अभी सिल्वर ही मोड में है। किस मोड में है? सिल्वर मोड में है। आप पेरिस ओलंपिक देख लो या पिछले 3 बार से डायमंड लीग फाइनल देख लो, सब जगह ये सिल्वर जीतते आ रहे हैं, तो अभी ये सिल्वर मोड में है। गोल्ड किसने जीता? जूलियन बेबर ने जीता है गोल्ड, 91.51 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर, और 85.01 मीटर का थ्रो इनका बेस्ट थ्रो रहा, जिसके बाद इन्होंने सिल्वर जीता। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? एडीआर की रिपोर्ट आई, ये हर साल आती है और इसमें बताया जाता है दुनिया में सबसे क्रिमिनल केसेस वाला मुख्यमंत्री कौन है और दुनिया में सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। तो सबसे धनी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आए हैं, जो कि आप जानते हो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। और सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जो कि हैं तेलंगाना के सीएम। ठीक है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ये रिपोर्ट है, हर साल आती है। तो चंद्रबाबू नायडू 933 करोड़ संपत्ति के साथ सबसे ऊपर, दूसरे पर पेमा खांडू, तीसरे पर सिद्धरमैया। अंतर आप देख सकते हो, देख रहे हो, इसका लगभग 6 गुना 7 गुना ये, और इसके 3 गुना ये। रेवंत रेड्डी पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले हैं। अगला, हाल ही में कनाडा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कनाडा से अपने रिश्ते सुधर रहे हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत हटा लिए थे, अपने राजनयिकों को बुला लिए थे। अभी क्या हुआ कि भारत ने दिनेश कुमार पटनायक को वहां पर अपना राजदूत नियुक्त कर दिया, और कनाडा ने भारत में क्रिस्टोफर कूटर को नियुक्त कर दिया। अब कि अगर क्रिस्टोफर कूटर अगर बदमाशी किए तो इनको कूटा जाएगा यहीं पर, है ना। तो ये भारत में कनाडा के राजदूत होंगे और कनाडा में भारत के राजदूत दिनेश कुमार पटनायक होंगे। राजनयिक रिश्ते फिर से कायम हो रहे हैं, संबंध स्थापित हो रहे हैं, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की वजह से है। मार्क रूटे तो चले गए। अगला, तो बस इतना ही था। चलिए, तो ये थे क्वेश्चंस
अगस्त के पार्ट 2 के। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। पार्ट 1 भी देख लीजिएगा और बाकी के मंथ की भी वीडियो को आप देख लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर थोड़ा सा लेट आती है लेकिन आती ज़रूर है, कोशिश मैं करता हूँ देने की आपको रेगुलर। ठीक है, थैंक यू सो मच और मिलेंगे अगली वीडियो में। जब भी आऊँगा देर से आऊँगा भले से, लेकिन दुरुस्त तरीके से आऊँगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं होगी। जो भी कंटेंट आपको मिलेगा जोरदार मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।